चलिए आज हम लोग 2D मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारा 1D मोशन कंप्लीट हो गया, हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अब हम लोग 2D मोशन स्टार्ट करते हैं। तो 2D मोशन में क्या करना है? 2D मोशन बेसिकली किसे कहते हैं? तो सबसे पहले 2D मोशन को अच्छे से समझते हैं। इसे कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो व्हेन मोशन ऑफ अ बॉडी टेक्स प्लेस इन टू डायमेंशन, जब बॉडी का जो मोशन होता है वो दो डायमेंशन में होता है, जैसे एक्स वाई एक्सिस या वाई जेड एक्सिस या एक्स जेड एक्सिस, किसी भी दो एक्सिस के अलोंग होता है, तो हम उसे 2D मोशन कहते हैं। ठीक है, 2D मोशन को प्लेनर मोशन भी कहा जाता है। क्यों प्लेनर मोशन कहा जाता है? क्योंकि ये एक प्लेन में होता है। अब आप खुद सोच के देखिए, जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा, आपका फोन का स्क्रीन दिख रहा होगा, तो हम इसमें आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन इसके बाहर और अंदर नहीं जा सकते। तो ये क्या हो गया? एक प्लेन में ही मोशन कर सकते हैं ना, हम इधर उधर कहीं भी जाएं इसी प्लेन में जाएंगे, कभी भी इसके ऊपर या नीचे नहीं जा सकते। तो ये मोशन क्या हो गया? 2D मोशन हो गया। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसका अगर एग्जांपल्स आप लेना चाहें तो क्या हो सकता है? रोड्स पे जो कार चलता है ना, कार इधर 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 कहीं भी जा सकता है, कभी ऊपर उड़ नहीं सकता है, ना ही जमीन के अंदर जा सकता है। तो वो क्या है? एक प्लेन में मोशन कर रहा है। ठीक है। अब जो ग्राउंड पे फुटबॉल खेल रहा है, वो लोग क्या करता है? ग्राउंड पे ही दौड़ता है ना, इधर उधर कहीं भी दौड़ सकता है, लेकिन वो ग्राउंड पे ही एक प्लेन में ही दौड़ सकता है। वो प्लेन के ऊपर नीचे तो नहीं जा सकता ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो सकता है 2D मोशन का। ठीक, अब देखते हैं क्या क्या इक्वेशन यहाँ पे यूज करना है। तो देखा जाए तो हमने पहले भी आपको ये चीज बताया है पहले भी, कि सिर्फ और सिर्फ तीन ही इक्वेशन है जो कि हमें थ्रू आउट काइनेमेटिक्स पढ़ना है। पूरे काइनेमेटिक्स में हमें इन तीनों के अलावा और कोई इक्वेशन नहीं पढ़ना होता है। तो यहाँ पे भी ऑब्वियस सा बात है ना, ये भी काइनेमेटिक्स का पार्ट है, तो यहाँ भी हम यही तीन इक्वेशन पढ़ेंगे। कौन कौन सा इक्वेशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है ना? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो ये तीन इक्वेशन है जो कि हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, और इस यही तीनों का हेल्प करके हम अलग अलग फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, जो भी करना है हमें, है ना, बस इन्हीं तीनों की हेल्प से, और कोई नया इक्वेशन नहीं। अब कुछ नया चीज हमें यहाँ देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर मैं कहीं पे वी एक्स लिखता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं कहीं पे वी वाई लिखता हूँ तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। अगर मैं कहीं पे एस एक्स लिखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं कहीं एस वाई लिखता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। कहीं पे ए एक्स लिखता हूँ तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। और कहीं पे ए वाई लिखता हूँ तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो बेसिकली हम लोग जनरली एक्स वाई में ही काम करते हैं ना, क्योंकि अगर कोई भी दो एक्सिस चूज करना है तो ज्यादा हमारे लिए कंफर्टेबल होता है कि हम एक्स वाई चूज कर ले, क्योंकि हम बहुत बार यूज कर चुके हैं, बचपन से यूज करते आए हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी यूज करते आए हैं। तो हमारे लिए थोड़ा इजी रहता है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वाई जेड यूज नहीं कर सकते हैं, आप एक्स जेड यूज नहीं कर सकते, बट जनरली हम लोग एक्स वाई ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम इससे थोड़ा, मतलब हमसे हमारा इससे दोस्ती थोड़ा हो गया, बचपन से पढ़ते आए हैं, 9th 10th 8th से पढ़ते आए हैं, थोड़ा थोड़ा तो दोस्ती हो गया है इससे। तो इसलिए हम लोग एक्स वाई का ही जनरली यूज करते हैं। तो दो एक्सिस की तरफ होगा तो दो एक्सिस का हमें सब कुछ क्वांटिटी चाहिए होगा। अब एक यहाँ पे नोट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग हेयर वी विल यूज वर्क अलोंग ओनली वन ऑफ द टू एक्सिस। अगर एक्स और वाई दो एक्सिस दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, अगर हमारा एक वेलोसिटी दिया हुआ है ना, तो हम डायरेक्ट इस वेलोसिटी को नहीं स्टडी करेंगे, हम क्या करेंगे? इसका कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, एक एक्स एक्सिस की तरफ और एक वाई एक्सिस की तरफ, और फिर हम लोग पहले मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्टडी करेंगे एक्स के बारे में, और फिर वाई के बारे में, या फिर पहले वाई फिर एक्स, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। हम जो भी स्टडी करना है, जो भी हमारा कैलकुलेशंस करना है, वो या तो पहले वाई में होगा या तो पहले एक्स में होगा, और फिर दोनों का रिजल्टेंट हम लोग निकाल लेंगे, स्क्वायर करके ऐड करके, जैसे भी करना हो। लेकिन हम लोग कभी भी दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हम लोग दो एक्सिस पे एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें जब भी काम करना होगा तो हम दो अलग अलग एक्सिस में से ब्रेक कर देंगे और उसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक 2D मोशन में हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लेते हैं सब लोग, प्रोजेक्टाइल पता ही नहीं होता है कि प्रोजेक्टाइल आखिर होता क्या है। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसे फेंका जाता है। जैसे आपने बॉल को फेंका, तो बॉल आपका प्रोजेक्टाइल हो गया। समझ रहे हैं ना? अब बॉल का जो मोशन है उसको हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, कि जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हम वेलोसिटी दे रहे हैं, वो हमारा प्रोजेक्टाइल है, और उसका जो मोशन है वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो सकता है। चलिए,
अब प्रोजेक्टाइल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो एक हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, जो कि आज हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ेंगे। और एक है हमारे पास प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, और एक है प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो ये दोनों के लिए सेपरेट वीडियोस रहेगा। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक जगह से बॉल उठे, मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल उठेगा और उसी लेवल पे आके गिर जाएगा, मतलब वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर या नीचे नहीं होगा, जिस लेवल से वो शुरू हुआ है उसी लेवल पे आकर के वो रुक जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि नॉर्मल सा एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखना है तो आपने अगर यहाँ से बॉल फेंकते हैं या फिर कोई पत्थर फेंकते हैं तो वैसे ऊपर जाकर के नीचे लैंड कर जाता है, तो ये एक तरह का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या क्या करना होता है, देखिए ये रिप्रेजेंटेशन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, कि कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से एक यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया है और यहाँ पे जो एंगल बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ, वो थीटा है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब उसे कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ जाने में, दूसरा रेंज, इसका जो ये रेंज कितना है, और तीसरा मैक्सिमम हाइट, ये जो हाइट है वो कितना है। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे तीन चीज फाइंड करना होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलिए वन बाय वन हम लोग करते हैं कैसे फाइंड करना है। तो पहला है हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं इस डायग्राम को यहाँ पे फिर से बना लेता हूँ जिससे नोटेशन करने में मुझे थोड़ा आसानी हो। चलिए, अब पहला काम हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हमारा पहला काम है कि मैं इस u का दो कंपोनेंट ले लूंगा। एक हम y एक्सिस की तरफ, ये हो गया u साइन थीटा, आपको पता होगा वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट सिलेक्ट करना, और ये हो गया u cos थीटा। तो ये दो कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं पहले मैं लिखना चाहूंगा कि गिवन क्या क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, नोन क्या है। हमें पता है ux क्या है, u cos थीटा, uy क्या है, u sin थीटा, ax क्या है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्या एक्स एक्सिस की तरफ कोई एक्सेलरेशन है, नहीं है। जो भी एक्सेलरेशन है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, जो कि ग्रेविटी की वजह से। तो एक्स यहाँ पे जीरो हो गया और ए वाई का वैल्यू माइनस। तो ये हमारे पास चार क्वांटिटीज नोन है, बस इतना ही हमें पता है। चलिए अब समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो u cos थीटा है ये तो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तब तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा ना, लेकिन वाई डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, तो ये वाला वेलोसिटी धीरे धीरे कमते जाएगा। तो यहाँ से जाएगा और धीरे धीरे कम के और वापस नीचे आ जाएगा। तो हमें जो भी करना है हमें इसी के साथ करना है, तो हम वाई डायरेक्शन में यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो कंसिडरिंग वाई डायरेक्शन, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करते हैं, वी एक्स सॉरी वी वाई ना, वाई डायरेक्शन का वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है ना, तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी है, ये पॉइंट को हम मानते हैं फाइनल वेलोसिटी, ये पॉइंट हमारा बी है और ये वाला पॉइंट ए है। तो ए से बी का अगर हम मोशन का बात करें सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में, तो ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितना था वाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा, और बी पे इनिशियल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे वी वाई का बात करूं तो ये जीरो है, वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है ना, यहाँ पे जो भी मोशन है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में। तो वी वाई इज इक्वल टू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू यू साइन, और ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और टाइम इज इक्वल टू टी। तो अगर मैं यहाँ से फाइनली टाइम लिखना चाहूँ तो ये हो गया यू साइन थीटा बाई जी। अब मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का अगर बात करूँ तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का बात करूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू टू टी। तो अगर मैं टी का वैल्यू यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा टू यू साइन थीटा बाई, ये हमारा टाइम का फाइनल वेलोसिटी, सॉरी फाइनल वैल्यू। अब चलिए हॉरिजॉन्टल रेंज निकालते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल अगर रेंज हमें निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि रेंज तो एक एक्स डायरेक्शन में है ना, ये जो रेंज है ये तो एक्स डायरेक्शन में है, तो हमें इसी डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा।
तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूं, आप लोग खुद सोच के बताइए। कंसिडरिंग एक्स डायरेक्शन, मैं बात कर रहा हूँ कंसिडरिंग एक्स डायरेक्शन। कंसिडरिंग एक्स डायरेक्शन अगर मैं ये इक्वेशन यूज करता हूँ, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी, एक्स डायरेक्शन का है ना, मैं गलती कर रहा हूँ यहाँ फिर से, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। और यहाँ पे टी क्या है, टी इज टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल टी। ओके, ये ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है यहाँ पे। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज हमें पता करना है और यहाँ पे एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं एस एक्स का बात करूं तो ये सिंपली यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, यानी कि कैपिटल टी। और इसी एक्सेस को हम रेंज भी कह सकते हैं। तो रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। और यू एक्स का वैल्यू क्या है, अगर मैं आपसे यू एक्स का वैल्यू पूछूं तो यू एक्स कितना है, यू साइन थीटा है ना, सॉरी यू कॉस थीटा है। यू एक्स का वैल्यू कितना है, यू कॉस थीटा। और टाइम का वैल्यू कितना है, टू यू साइन थीटा। ये हमारा टाइम का वैल्यू। चलिए अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, टू इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, यू स्क्वायर इंटू टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखिए, ये जो टू साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको हम लोग साइन टू थीटा लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं पता होगा तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला याद आ जाएगा। अब यहाँ से अगर फाइनली हम रेंज लिखना चाहें तो सिंपली हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। चलिए अब आगे देखते हैं, मैक्सिमम हाइट का बात किया जा रहा है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग फिर से कौन सा डायरेक्शन कंसिडर करें, वाई डायरेक्शन, क्योंकि हाइट तो वाई डायरेक्शन में है ना। तो कंसिडरिंग वाई डायरेक्शन, कंसिडरिंग वाई डायरेक्शन। तो मैं इस फिगर मतलब डायग्राम को फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आराम हो मुझे। चलिए देखते हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है, तो पॉइंट ए और बी के बीच हमें काम करना पड़ेगा। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, हम ये वाला इक्वेशन यूज कर रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एच मैक्स, है ना। या फिर इसको मैं फिलहाल ऐसे ही लिखता हूँ, बाद में एच मैक्स इसको रिप्लेस कर दूंगा एस वाई। चलिए, तो फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी इंटू एस वाई का वैल्यू है एच मैक्स। तो अगर मैं इसको फाइनली लिखना चाहूँ एच मैक्स का वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो हमने यहाँ पे तीनों वैल्यूज निकाल लिया जो हमें निकालना था। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हमने हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया, हमने एच मैक्स निकाल लिया। तो ये हमारा तीनों चीज जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब एक दो चीज मैं यहाँ पे कुछ नोट्स मतलब एक होता है इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। मतलब यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। मैं सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिखना चाहता हूँ। तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई बी, ठीक है। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला हमें पता है। अब अगर मैं बोलूं कि फाइंड थीटा, अगर मुझे एक गिवन वेलोसिटी दिया हुआ है तो किस थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगा। सो रेंज का हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए फॉर अ गिवन इनिशियल वेलोसिटी। मतलब u कांस्टेंट है जो कि हमें दिया हुआ है, हमें उसके लिए एक मैक्सिमम रेंज चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा ही है ना। वेरिएबल क्या है, साइन थीटा है, उसी को चेंज कर सकते हैं, साइन टू थीटा जो भी बोलिए उसको। तो साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। सो रेंज मैक्सिमम तब होगा जब यू स्क्वायर साइन
टू थीटा मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम होगा तभी हमारा रेंज मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यही एक वेरिएबल है। और साइन टू थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? ये हमारा मैक्सिमम, इसका वैल्यू 1 हो सकता है। कब होगा? जब टू थीटा 90 डिग्री के बराबर हो। सो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? ये होता है यू स्क्वायर बाई जी। और ये कब होगा ये भी समझना काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो यू स्क्वायर बाई टू जी, ये कब होगा? तो इसको समझने के लिए यहाँ पे देखिए, व्हेन साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1। और साइन टू थीटा 1 कब होगा? जब टू थीटा है वो 90 डिग्री होगा, है ना। और टू थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है? थीटा 45 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि रेंज इज मैक्सिमम, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करता है। इसीलिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं या फिर बॉल फेंकते हैं तो जब उसको 45 डिग्री पे फेंकते हैं, देखिएगा तो वो ज्यादा दूर जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा ऊपर फेंकिएगा तो हो सकता है यहीं गिर जाए, आप उसको थोड़ा नीचे फेंकेगा तो हो सकता है वो यहीं गिर जाए, लेकिन जब आप उसको 45 पे फेंकिएगा तो वो बहुत दूर जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा आज ध्यान रखिएगा, अगर किसी चीज को दूर फेंकना है तो उसे 45 डिग्री एंगल पे फेंकिए। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में